दोस्तों, आप सभी को रैपिड एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या नेट सेट वगैरह कुछ भी लिखना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ये मेरा पहला क्लास है। आज का टॉपिक है हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी का संबंध भारतीय आर्य भाषा से है। आर्य भाषा का काल 1500 ईस्वी पूर्व से अब तक है। आर्य भाषा का काल 3 कालखंडों में विभक्त किया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। ये नोट्स जो है जो पॉइंट आउट करके मैंने लिखा है, तो आप लोग इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत इसकी 2 भाषाएं हैं। वैदिक संस्कृत वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ और प्राचीन उपनिषदों में पाए जाते हैं। लौकिक संस्कृत जो है वाल्मीकि रामायण, महाभारत, रघुवंश, उत्तर रामचरित जैसे महाकाव्यों में मिलता है। वैदिक संस्कृत जन जीवन की साधारण भाषा की निकट रही है और लौकिक संस्कृत व्याकरणबद्ध की गई भाषा है और इसे व्याकरणबद्ध करने वाले पाणिनि है और पाणिनि के ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। वैदिक संस्कृत का जो है मानकीकरण नहीं हुआ है, भाषा का निश्चित रूप नहीं है, बहुरूपता है, अपवादों की बहुलता है। लेकिन लौकिक संस्कृत जो है जो व्याकरणबद्ध किया है, इसीलिए इसका मानकीकरण हुआ है। भाषा का निश्चित रूप है, एकरूपता है, अपवाद कम है। और भोलानाथ तिवारी के अनुसार उनके अनुमान है कि तत्कालीन बोलचाल की भाषा वैदिक संस्कृत के निकट रही होगी। अब लोग एक बार फिर से देख लीजिए। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संहिताएं ब्राह्मण ग्रंथ और प्राचीन उपनिषदों में मिलते हैं। लौकिक संस्कृत वाल्मीकि रामायण, महाभारत, रघुवंश, उत्तर रामचरित जैसे महाकाव्यों में मिलता है। यह लगभग 3500 साल पुरानी भाषा है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का अनुमान है कि तत्कालीन बोलचाल की भाषा इसके निकट रही होगी। पाणिनि ने लौकिक संस्कृत को व्याकरणबद्ध किया है। इस व्याकरणबद्ध की गई भाषा को अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ को अष्टाध्यायी कहते हैं। इसका मानकीकरण नहीं हुआ है। कौन सा? वैदिक संस्कृत का मानकीकरण नहीं हुआ है, लौकिक संस्कृत का मानकीकरण हुआ है। भाषा का निश्चित रूप नहीं है, बहुरूपता है, अपवादों की बहुलता है। किसमें? वैदिक संस्कृत में। लौकिक संस्कृत में क्या है? भाषा का निश्चित रूप है, एकरूपता है, अपवाद कम है। और संस्कृत नाम जो है जो संस्कार की गई भाषा के मतलब पे आया है, वो लौकिक संस्कृत के संबंध में है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल जो है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक माने जाते हैं। ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इन 3 रूपों में आते हैं। उसके दूसरा नाम भी है प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत या पाली, इसका काल है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत या द्वितीय प्राकृत का काल जो है वो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अगला है अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल या तृतीय प्राकृत का जो काल है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अगला हम प्रथम प्राकृत के बारे में बताएंगे। प्रथम प्राकृत का कालखंड जो है जो मैंने ऊपर बताया है वो आप लोग याद कर लीजिए। इसमें पाली और अभिलेखी प्राकृत दोनों आते हैं। पाली को मुख्यतः बौद्ध धर्म की भाषा माना जाता है। यह पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। पाली शब्द का प्रथम प्रयोग श्रीलंका में 4वीं सदी में लिखी गई एक रचना है दीपवंश, उसमें पाली शब्द का प्रथम प्रयोग मिलता है। विदुशेखर भट्टाचार्य पाली शब्द की व्युत्पत्ति पंक्ति से मानते हैं।
पंक्ति, पंक्ति, पत्ती, पट्टी, पल्ली, पाली, इस तरह इसका परिवर्तन मानते हैं। भंडारकर पाली की व्युत्पत्ति प्राकृत से मानते हैं। प्राकृत, पाकट, पाअट, पाल, पाली। कौशाम्बी एक बौद्ध विद्वान थे। उन्होंने पाली का संबंध पाल से माना है। पाल मतलब है पालन करना या रक्षा करना। भिक्षु जगदीश कश्यप पाली का संबंध पर्याय से मानते हैं। मतलब पर्याय से पाली की व्युत्पत्ति हुई है। पर्याय, पर्याय, पलियाय, पालियाय, पाली, इस तरह। पाली के प्रदेश के संबंध में मतभेद है। श्रीलंका के बौद्धों की धारणा है कि यह मगध की बोली है। श्रीलंका के बौद्धों की धारणा यह मगध की बोली है। ग्रियर्सन ने इसे मगध की बोली मानते हुए पैशाची का प्रभाव इसमें देखा है। पैशाची प्राकृत का जो प्रभाव है इसमें देखते हैं। रीस डेविड्स ने इसे कौशल की बोली माना है। ल्यूर्स ने इसे अर्धमागधी से संबंधित माना है। यह मूल रूप में मध्य देश की भाषा है। पाली जो है वो मध्य देश की भाषा है। मध्य भारत के मध्य देश के भाषा माने जाते हैं। अगला पाली साहित्य। संपूर्ण बौद्ध साहित्य पाली साहित्य में आते हैं। पिटक एवं अनुपिटक। पिटक साहित्य में त्रिपिटक आते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अनुपिटक साहित्य में बुद्धघोष की रचनाएं हैं, अट्टकथाएँ हैं। जातक, धम्मपद, मिलिंद, पन्हो, दीपवंश आदि पाली के प्रमुख ग्रंथ हैं। संबंध में एक बार फिर से देख लीजिए। बौद्ध धर्म की भी भाषा है। पाली शब्द का प्रथम प्रयोग दीपवंश में मिलता है। 4वीं सदी में श्रीलंका में लिखी गई ग्रंथ रचना है। विधुशेखर भट्टाचार्य पाली की व्युत्पत्ति पंक्ति से मानते हैं। भंडारकर पाली की व्युत्पत्ति प्राकृत से मानते हैं। कौशाम्बी का मत है कि पाली की व्युत्पत्ति पाल से है। भिक्षु जगदीश कश्यप पाली का संबंध पर्याय से मानते हैं। प्रदेश के संबंध में जो मतभेद है वो है श्रीलंका के बौद्धों की धारणा है कि ये मगध की बोली है। ग्रियर्सन ने इसे मगध की बोली मानते हुए इसमें पैशाची का प्रभाव माना है। रीस डेविड्स ने इसे कौशल की बोली माना है। ल्यूर्स ने इसे अर्धमागधी से संबंधित माना है। ये मूल रूप में मध्य देश की भाषा है। अगला पाली साहित्य। ये संपूर्ण बौद्ध साहित्य में पाली साहित्य है। पिटक साहित्य एवं अनुपिटक साहित्य। पिटक साहित्य में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अनुपिटक साहित्य में बुद्धघोष की अट्टकथाएँ। अगला इसकी रचनाएं हैं जातक, धम्मपद, मिलिंद, पन्हो, दीपवंश आदि। अगला है अभिलेखी प्राकृत या शिलालेखी प्राकृत। अभिलेखी प्राकृत या शिलालेखी प्राकृत जो है वो सम्राट अशोक के शिलालेखों में प्राप्त होता है। शिलालेखों में, अन्य शिलालेखों में भी ये भाषा प्राप्त है। ये इसमें ईसा पूर्व 300 के में प्रचलित भाषा का स्वरूप मिलता है। इसमें मानक भाषा की 4 बोलियां मिलती है: पश्चिमोत्तरी, दक्षिण पश्चिमी, मध्य पूर्वी एवं पूर्वी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर कोई भी कमी हो, कोई कुछ ऐड करना हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। इसके अगले टॉपिक के साथ कल फिर से आएंगे। धन्यवाद।